पुराने शहर की तंग गलियों में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। ऊंची दीवारें, लकड़ी का भारी दरवाज़ा और आंगन की बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़। बाहर से देखने वाले को ये घर शान और शौकत की निशानी लगती थी, मगर इसके अंदर बसने वालों के दिलों में अंधेरा बसेरा किए हुए था। इसी घर में ब्याह कर आई थी आयशा। वो एक गरीब मगर सम्मानित परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक स्कूल में चौकीदार थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। आयशा ने मुश्किल हालात में भी बीए पूरा किया था। वो नरम दिल, सुसंस्कार वाली और धैर्यवान लड़की थी। उसकी आंखों में अपने ससुराल के लिए कई सपने थे। वो चाहती थी कि वो सबका दिल जीत ले और अपने ससुराल को उसकी माँ जुबैदा बेगम मोहल्ले में अपने सख्त स्वभाव और तेज़ जुबान के लिए मशहूर थीं। ससुर हाजी राशिद साहब बज़ाहिर दीनदार और नमाजी थी, मगर दिल के बहुत कठोर इंसान थे। निकाह के बाद जब आयशा पहली बार इस हवेली में प्रवेश करती है तो उसके दिल में खुशियों का समंदर था, मगर इसे क्या पता था कि ये दरवाज़ा उसके लिए परीक्षाओं की दुनिया का दरवाज़ा बनने वाला है। रुखसती के अगले ही दिन जुबैला बेगम सुबह सुबह दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाती हैं। अभी तक सो रही हो? हमारे घर की बहू सूरज के साथ उठती है। आयशा हड़बड़ा कर उठती है। रात भर की थकान अभी बाकी थी, मगर उसने तुरंत दुपट्टा संभाला और बाहर आ गई। सास उसे किचन में ले जाकर कहती हैं, ये कोई तुम्हारा मैके का घर नहीं है जहां आराम से चाय मिले, यहाँ काम करना पड़ता है। आयशा ने सिर झुकाकर जी मम्मी कहा और काम में लग गई, मगर उसे रसोई की सही जानकारी नहीं थी। नमक की जगह चीनी डाल दी, सलन में मिर्च ज्यादा हो गई। दोपहर के खाने पर हाजी राशिद साहब ने एक निवाला मुंह में डाला और प्लेट जोर से। आयशा के दिल पर जैसे किसी ने छुरा चला दिया हो, मगर उसने आंखों में आ रहे आंसू रोक लिए। दिन बीतते गए और आयशा के लिए हर दिन नई परीक्षा लाता। सुबह फजर से उठना, पूरे घर की सफाई, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, बर्तन, कपड़े, सब कुछ अकेले करना। अगर कभी थकान से सांस तेज हो जाती तो सास की आवाज़ गूंजती, इतनी नाजुक हो तो शादी क्यों की थी? हाजी राशिद साहब अक्सर कहते, हमने तुम्हारे लिए कोई एहसान नहीं किया कि तुम्हें अपने घर ले आए। शुक्र करो कि हमारा बेटा तुमसे शादी पर राजी हुआ। आयशा हर रात अपने बिस्तर पर चुपचाप रोती। अहमद से कहती, आप मम्मी पापा को समझाएं ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अहमद आह भरता, मम्मी पापा। एक दिन आयशा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी। उसने सोचा, शायद अब सब बदल जाए, शायद पोते की खुशी में सास ससुर का दिल नरम हो जाए। जब उसने ये खुशखबरी सुनाई तो जुबैदा बेगम ने ठंडी आवाज़ में कहा, देखते हैं क्या होता है, अगर बेटी हुई तो हमारे किस काम की। ये सुनकर आयशा का दिल कांप गया। गर्भावस्था में भी उसे आराम नहीं मिला। भारी काम, ताने, अपमान, सब कुछ जारी रहा। एक दिन अधिक मेहनत के कारण वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कड़ा कहा, उन्हें आराम की ज़रूरत है, वरना बच्चे को खतरा हो सकता है। मगर घर आते ही सास ने कहा, डॉक्टर तो वैसे ही डराते हैं, काम करो, ये कोई बीमारी नहीं। 8वें महीने में एक रात आयशा को तेज़ दर्द हुआ। अहमद उसे अस्पताल ले गया। कई घंटों की तकलीफ के बाद एक खूबसूरत बेटी का जन्म हुआ। आयशा ने अपनी बच्ची को सीने से लगाया तो लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हों। मगर जब सास ससुर को बेटी की खबर मिली तो उनके चेहरे उतर गए। जुबैदा बेगम बोली, हमारे नसीब में बेटी ही लिखी थी। हाजी राशिद ने ठंडी आवाज़ में कहा, बेटा होता तो खुशी मनाते। एक रात आयशा ने देखा कि सास ससुर अहमद को उकसा रहे हैं, दूसरी शादी कर लो, ये लड़की हमारे परिवार का दीपक नहीं जला सकी। ये सुनकर आयशा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अहमद चुप था, मगर उसकी आंखों में उलझन थी। उसी रात आयशा ने फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी के लिए अपमान सहन नहीं करेगी। अगली सुबह उसने अहमद से कहा, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो हमारे साथ अलग घर में रहें, अगर नहीं तो मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी खुद संवार लूं। अहमद झिझक में था, मगर इस बार आयशा की दृढ़ता देखकर वो हैरान रह गया। कई दिनों की बहस और आंसुओं के बाद अहमद ने फैसला किया कि वो अलग घर ले जाएगा। ये निर्णय आसान नहीं था, मगर उसने पत्नी और बेटी को प्राथमिकता दी। जब वे घर छोड़कर जा रहे थे तो जुबैदा बेगम ने कहा, जाओ, देखते हैं कितने दिन चल पाओगे। आयशा ने पहली बार सिर उठाकर कहा, अम्मा, हम दुआओं के सहारे जा रहे हैं, बद्दुआओं के नहीं। नए घर में जिंदगी मुश्किल थी, मगर चैन था।
आयशा ने ऑनलाइन ट्यूशन शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी छोटी सी ऑनलाइन एकेडमी बना ली। नूर बड़ी हो रही थी, बुद्धिमान और सुसंस्कार वाली। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम और हाजी राशिद बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके थे।